कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के हाईलैंड से, जहां जिमी अपनी बहनों और कजिन्स के साथ टीवी देख रहा था। तभी अचानक बाहर तेज सायरन बजने लगा। तभी जिमी की आंटी घबराई हुई अंदर आई और बच्चों से कहने लगी, कोई अपनी जगह से हिले नहीं। फिर दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद बाहर से डरावनी आवाज़ें आने लगी, जिससे सभी बच्चे डर के मारे कांपने लगे। जिमी डरता हुआ दरवाजे के पास गया और अपने पापा को पुकारने लगा, लेकिन तभी दरवाज़ा जोर जोर से हिलने लगा और अगले ही पल वह टूट गया। जैसे ही वे अंदर आए, लड़कियों पर टूट पड़े और उन्हें बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगे। लेकिन जिमी, जो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, किसी तरह बच गया। उसने मौका देखकर भागने की कोशिश की। भागते हुए उसकी नज़र दूसरे कमरे में पड़ी, जहां उसने देखा कि उसकी माँ को भी इन्फेक्टेड घेर रखे थे। वो डर के मारे पूरे घर में दौड़ता रहा और देखता गया कि उसके सारे रिश्तेदार एक एक करके इन्फेक्टेड में बदलते जा रहे थे। लेकिन किस्मत से वह किसी तरह घर से बाहर निकल जाता है। बाहर का नज़ारा और भी भयानक था। हर तरफ इन्फेक्टेड ही इन्फेक्टेड थे। जिमी को याद आया कि उसके पिता चर्च में हैं, तो वह तुरंत चर्च की ओर दौड़ने लगा। लेकिन चर्च में पहुंचने पर उसे और बड़ा झटका लगा। जिमी के पिता, जो एक फादर थे, वो ये मान चुके थे कि इन्फेक्टेड लोगों में कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह तो भगवान का न्याय है। फिर उसने जिमी को अपना सोने का क्रॉस दिया और कहा कि भगवान पर विश्वास बनाए रखना। तभी अचानक खिड़कियां टूटने लगी और इन्फेक्टेड चर्च के अंदर घुस गए। यह देख जिमी डर के मारे वहां से भाग गया और एक कोने में छिप गया। लेकिन उसका बाप वहीं रुक गया। तभी इन्फेक्टेड उस पर टूट पड़े और जिमी के पिता भी इन्फेक्टेड में बदल गए। यह सारी तबाही रेज वायरस की वजह से हुई थी। यूरोप ने इस वायरस को अपने इलाके में फैलने से रोक दिया था और यूके को पूरी तरह दुनिया से काट दिया। अब यूके बर्बाद हो चुका था और जो बचे थे उन्हें अपनी जान खुद बचानी थी। 28 साल बाद कुछ बचे हुए लोग लिंसफॉर्म आइलैंड पर रहते थे, जो समुद्र से घिरा एक सुरक्षित इलाका था। आज का दिन खास था क्योंकि एक बच्चा स्पाइक, जो कि पहली बार इन्फेक्टेड से लड़ना सीखने वाला था, उसके पिता जिमी रोज की तरह सुबह सुबह नाश्ता बना रहे थे। लेकिन तभी उसकी बीमार पत्नी ईशा के गिरने की आवाज़ आई। यह सुनते ही जिमी और स्पाइक दौड़ते हुए उसके कमरे में गए। जब ईशा को पता चला कि स्पाइक आज पहली बार ट्रेनिंग पर जाएगा, तो वह घबरा गई और जिमी पे गुस्सा करने लगी। लेकिन फिर अचानक वो शांत हो गई। क्योंकि ईशा बोलने की बीमारी से पीड़ित थी, उसे अक्सर बातें याद नहीं रहती थी और कई बार उसे यह भी समझ नहीं आता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद किचन में स्पाइक की मुलाकात सैम से हुई, जिसने उसे एक नया धनुष गिफ्ट में दिया। उसके बाद जिमी और स्पाइक जब घर से बाहर निकले, तो गांव के कई लोग रास्ते में खड़े थे। वो सब स्पाइक को पहली ट्रेनिंग के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। जब दोनों शहर के गेट पर पहुंचे, तो जेनी ने उन्हें रोककर एक आखिरी बात याद दिलाई। जो बाहर जाता है खुद लौट के आए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वापस ना आए तो उसे ढूंढने कोई नहीं जाएगा। हम पहले ही बहुत लोगों को खो चुके हैं। फिर जिमी और स्पाइक आगे बढ़े और एक पतला रास्ता पार करके जमीन पर पहुंचे। रास्ते में जिमी पुराने जमाने की बातें करता रहा। इसके बाद वे दोनों एक पुल पार करके जंगल में घुस गए। अब दोनों पूरी तरह सतर्क थे। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक इन्फेक्टेड दिखाई दिया, जो जमीन पर रेंग रहा था। स्पाइक ने उसे ध्यान से देखा और जैसे ही उसे सही मौका मिला, उसने धनुष से तीर चलाया। तीर सीधा जाकर इन्फेक्टेड की गर्दन में लगा और वह तुरंत वहीं मर गया। तभी पीछे से एक और इन्फेक्टेड आ गया, जिसे जिमी ने तुरंत मार गिराया। लेकिन अब शोर सुनकर और भी इन्फेक्टेड वहां पहुंचने लगे। जिमी ने एक और को मार गिराया, लेकिन जब एक आखिरी इन्फेक्टेड रह गया तो स्पाइक ने उसे छोड़ देने को कहा। जिमी को अपने बेटे की दया करना देखकर उस पर गर्व हुआ। इसके बाद जंगल में आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें कुछ खूबसूरत जानवर दिखे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सुनसान घर दिखा। वहाँ एक इन्फेक्टेड उल्टा लटका हुआ था। उसके सिर पर बोरी पड़ी थी और पीठ पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। जिमी ने अंदाज़ा लगाया कि शायद किसी ने इसे इंसान के रूप में पकड़कर यहाँ छोड़ दिया, लेकिन अब वह भी इन्फेक्टेड बन चुका था। जिमी ने स्पाइक से कहा कि अब वक्त रहते तुझे इसे मारना होगा, लेकिन वह इन्फेक्टेड झटपटा रहा था और स्पाइक डर के मारे तीर नहीं चला पाया। अचानक इन्फेक्टेड खुद को छुड़ाकर उनकी तरफ बढ़ा। डर के मारे स्पाइक ने झट से तीर चलाया। तीर सीधा उसके सिर में जा लगा और वहीं ढेर हो गया। इसके बाद दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक जानवर का आधा खाया हुआ शव मिला। जब स्पाइक ने ऊपर देखा, तो जानवर का सिर एक पेड़ से लटका हुआ था। यह देखकर जिमी पहली बार डरा, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ अल्फा इन्फेक्टेड ही कर सकता था। जिमी ने स्पाइक से कहा कि वह बिना आवाज़ किए तेज चले। थोड़ी देर बाद जब वे खुली जमीन पर पहुंचे, तो उन्हें एक पूरी भीड़ दिखाई दी। इन्फेक्टेड और उनके बीच खड़ा उनका अल्फा लीडर भी मौजूद था। यह देखते ही दोनों भागकर वापस जंगल की तरफ दौड़े। भागते हुए भी जिमी स्पाइक को ट्रेनिंग देता रहा। उसने उसे सिखाया कि दौड़ते हुए कैसे तीर चलाना है और कहाँ वार करना है। फिर दोनों उस सुनसान घर की ओर वापस भागे और जो भी इन्फेक्टेड पीछा कर रहे थे, उन पर तीर चलाते गए।
घर पहुंचकर उन्हें एक अटिक का रास्ता मिला। दोनों अंदर चढ़ गए। इससे पहले कि इन्फेक्टेड उन्हें देख पाते कई घंटे बीत गए, लेकिन वह अल्फा इन्फेक्टेड वहीं आसपास मंडराता रहा। जिमी ने स्पाइक को समझाया कि अल्फा इन्फेक्टेड बड़े चालाक होते हैं और उन्हें मारने के लिए बहुत सारे तीर लगते हैं, लेकिन अब उनके पास तीर खत्म हो चुके थे, इसलिए उन्हें यही छुपकर इंतजार करना पड़ेगा। रात को उन्होंने बाहर एक आदमी को रोशनी के साथ चलते देखा। जिमी ने बताया कि वह क्वारंटीन पेट्रोल वाले लोग हैं। दूसरी तरफ उन्होंने आग जलती देखी, लेकिन जब स्पाइक ने उसके बारे में पूछा तो जिमी ने बात को इग्नोर कर दिया। रात में जब स्पाइक सो गया तो उसे एक अजीब सपना आया। उसकी माँ डूब रही थी और उसके चारों तरफ की दीवारें हिल रही थी। तभी जिमी ने उसे जगा दिया क्योंकि सच में घर हिलने लगा था। दोनों तुरंत बाहर भागे और वक्त रहते यहाँ से निकल गए, क्योंकि अगले ही पल छत गिर गई। जिमी जानता था कि उस आवाज़ से इन्फेक्टेड जरूर आएंगे, इसलिए वह स्पाइक के साथ तेजी से घर की ओर भागा। रास्ता पानी से ढका था, लेकिन पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए वे आसानी से पार कर सकते थे। उन्हें लगा कि अब वे बच गए, लेकिन तभी पहाड़ की चोटी पर अल्फा इन्फेक्टेड दिखाई दिया और वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि अब भी वो खतरे में है। जैसे ही अल्फा इन्फेक्टेड उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, अचानक कई चमगादड़ वहां से उड़ते हुए गुजरे। उन्हीं की आवाज़ से जिमी और स्पाइक को खतरे का एहसास हुआ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो अल्फा इन्फेक्टेड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वे बिना टाइम लगाए वहां से दौड़ने लगे, लेकिन भागते भागते स्पाइक एक गड्ढे में गिर गया। जिमी ने जल्द से जल्द उसे उठाया और दोनों फिर से दौड़ पड़े। घर पास आ चुका था, इसलिए जिमी ने जोर से चिल्लाया और सीटी बजाकर गेट पर मौजूद गार्ड्स को सतर्क किया। गार्ड्स ने तुरंत लाइट्स ऑन की ताकि अल्फा इन्फेक्टेड को देखा जा सके। उन्होंने उस पर तीर चलाए। पहला तीर लगते ही वह थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन फिर से संभल गया। इसके बाद अगला तीर आग लगाकर चलाया गया। इस बार वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। जिमी और स्पाइक भागते हुए गेट तक पहुंच गए। जिमी ने पहले कुछ सेकंड तक उन्हें गौर से देखा कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। तब उसे यकीन हो गया, तब जाकर उसने गेट खोला। स्पाइक के वापसी आने के बाद एक पार्टी रखी गई। जिमी ने सबको पूरी कहानी सुनाई, लेकिन स्पाइक को इतना जश्न मनाना थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर सबने स्पाइक को कुर्सी पर उठाया और उसे पहली बार पीने के लिए भी दिया। भीड़ और शोर से परेशान होकर स्पाइक बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने उल्टी कर दी। तभी उसने देखा उसके पिता छुपकर एक औरत से मिल रहे थे। यह देखकर स्पाइक का दिल टूट गया। वह चुपचाप घर लौट आया, जहां सैम ईसा की देखभाल कर रहा था। स्पाइक ने उसे पूरी कहानी बताई और उस आग के बारे में पूछने लगा जो उसने जंगल में देखी थी। सैम ने कहा कि शायद वह डॉक्टर कैल्सन होगा। अगली सुबह जब ईसा उठी और तभी सिर दर्द की दवा मांगने लगी, लेकिन स्पाइक को पता नहीं था कि दवा कहाँ रखी है। तभी जिमी कमरे में आता है, लेकिन स्पाइक उसे देखना तक नहीं चाहता था और वह चुपचाप वहां से बाहर चला गया। कुछ देर बाद स्पाइक ने जिमी से पूछा कि उसने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया। जिमी ने बताया कि कैल्सन अब पागल हो चुका है। फिर जिमी ने 15 साल पहले हुई घटना सुनाई, जब वह कुछ खोजियों के साथ कैल्सन को ढूंढने गया था। वहाँ हजारों लाशें एक सीध में सजाई हुई थी और उनके बीच एक बड़ी सी आग जल रही थी। तभी डॉक्टर कैल्सन आया और उन लाशों को आग में डालने लगा। उसने दूर से ग्रुप को देखकर हाथ भी हिलाया, लेकिन वो नज़ारा इतना डरावना था कि वहाँ से सब भाग गए। यह सब सुनने के बाद भी स्पाइक जिम्मी को गुस्से से कहा कि चाहे डॉक्टर कैल्सन कितना भी पागल क्यों ना हो, ईसा को उसकी मदद की ज़रूरत है, और उसने फिर अफेयर की बात छेड़ी। यह सुनते ही जिम्मी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसे तुरंत पछतावा भी हुआ। स्पाइक बिना कुछ बोले सीधा ऊपर चला गया और अपनी माँ के पास बैठ गया। जब जिमी पीछे पीछे गया तो स्पाइक ने चाकू निकाल लिया और कहा, मुझसे दूर रहो। जिमी ने आसानी से चाकू छीन लिया क्योंकि मामला ना बिगड़े, इसलिए उसने चाकू को वापस उसे दे दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद स्पाइक ने एक अनाज की गोदाम में आग लगा दी। फिर भागकर गार्ड्स के पास गया और कहा, गांव में आग लग गई है। गार्ड्स भाग गए। जैसे ही सब चले गए, स्पाइक ईसा को लेकर गेट से बाहर निकल गया, क्योंकि वो अपनी माँ को बचाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। ईसा को जैसे ही समझ आया कि वे मेनलैंड की तरफ जा रहे हैं, वो घबरा गई और बार बार जिमी का आवाज़ लगाने लगी, लेकिन स्पाइक ने उसे समझाकर किसी तरह शांत किया। दोनों पूरा दिन चलते रहे और रात में एक पुरानी बिल्डिंग में रुक गए। थोड़ी देर बाद स्पाइक ने उसे सुला दिया और खुद बाहर पहरा देने बैठ गया, लेकिन वह थक चुका था। तभी थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ गई। उसी टाइम एक इन्फेक्टेड बिल्डिंग में घुस गया। उसने स्पाइक के जूतों को चबाने की कोशिश की, लेकिन जब इन्फेक्टेड को पता लगा कि यह कीड़े नहीं हैं तो उसने उन्हें थूक दिया और धीरे धीरे स्पाइक के चेहरे के पास आया, और जैसे ही वह उसे काटने ही वाला था, किसी ने उसे पीछे खींच लिया। सुबह जब स्पाइक की नींद खुली तो उसे लगा कि रात में कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन पास ही एक मरा हुआ इन्फेक्टेड पड़ा था। ईसा ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि ईसा ने उसकी खोपड़ी को मूर्ति से मारकर कुचल दी थी। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कुछ सैनिक जो कि इन्फेक्टेड से जान बचाकर भाग रहे थे,
भी जितना हो सका उतने इन्फेक्टेड को गोली मारते रहे, लेकिन लास्ट में उनकी गोलियां खत्म होने लगी। तभी कुछ सैनिकों को इन्फेक्टेड ने काट लिया और वही भी बदलने लगे, और तभी जो सैनिक इन्फेक्टेड हुआ था उन्हें तुरंत मारना पड़ा। लास्ट में किसी तरह 3 सैनिक भागकर एक टनल में घुस गए। उन्होंने जल्दी से गेट बंद कर दिया ताकि इन्फेक्टेड अंदर ना आ सके। इसके बाद वे टनल में जाना शुरू किया। तभी एक अल्फा उन पर टूट पड़ा। उसने एक सैनिक का सिर और रीढ़ की हड्डी एक साथ तोड़ दी और उसी हड्डी से दूसरे सैनिक को भी मार गिराया। तीसरा सैनिक यह सब देखकर घबरा गया और जैसे तैसे टनल से भाग निकला। इधर स्पाइक और ईसा अपना सफर जारी रखे हुए थे। ईसा को कुछ होने लगा था और वह कभी कभी स्पाइक को ही अपने पापा समझने लगती थी। तभी उसकी नाक से खून बहने लगा और खून की स्मेल से एक इन्फेक्टेड वहां आ गया। स्पाइक ने बिना देर किए तीर से उसे मार डाला। फिर और इन्फेक्टेड वहां आने लगे तो दोनों यहाँ से भाग निकले और एक पुराने गैस स्टेशन तक पहुंच गए। दोनों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। अंदर गैस की बहुत ज़्यादा स्मेल थी, उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इतने में कुछ इन्फेक्टेड भी उनके पीछे अंदर घुस गए। स्पाइक और ईसा को फिर से भागना पड़ा। स्पाइक ने कुछ चीज़ें उठाकर इन्फेक्टेड पर फेंकी, लेकिन इन्फेक्टेड की संख्या बहुत ज़्यादा थी और इन्फेक्टेड दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। तभी ऊपर की छत से एक सैनिक जिसका नाम एरिक था, एरिक ने नीचे झांकते हुए कहा, जल्दी से कहीं छुप जाओ। फिर एरिक ने इन्फेक्टेड पर गोलियां चलाई। गोलियों की वजह से वहां आग लग गई। आग में सारे इन्फेक्टेड जलकर मर गए। ईसा और स्पाइक ने सही जगह छिपकर अपनी जान बचा ली। जैसे ही माहौल शांत हुआ, दोनों बाहर निकल आए। बाहर आते ही ईसा को तेज सिर दर्द होने लगा और उसने उल्टी कर दी। तभी एरिक उनके पास आया और स्पाइक से आगे का रास्ता पूछा, लेकिन जब स्पाइक कुछ नहीं बता पाया तो एरिक घबरा गया। आखिर में उसने तय किया कि वह उनके साथ ही चलेगा, और तभी बीच रास्ते में ईसा को गोद में उठाकर चलने की जिम्मेदारी भी ले ली। कुछ टाइम बाद तीनों ने थोड़ा आराम किया। एरिक, जो कि अपने फ़ोन में सिग्नल देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क नहीं था। स्पाइक ने पहले कभी फ़ोन नहीं देखा था, तो एरिक ने उसे बताया कि फ़ोन कैसे चलता है और अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो भी दिखाई। तभी फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई और गुस्से में एरिक ने फ़ोन फेंक दिया। तीनों फिर से चल पड़े। रास्ते में ईसा को कोई आवाज़ सुनाई दी और वह अकेली ही उस तरफ जाने लगी। थोड़ी दूर उसे एक पुरानी ट्रेन दिखी। ट्रेन के अंदर उसने देखा कि वहाँ एक इन्फेक्टेड महिला प्रेग्नेंट हालत में पड़ी थी। शुरुआत में वो महिला गुस्से में थी, लेकिन ईसा ने बताया कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उसकी डिलीवरी में मदद करेगी। थोड़ी देर में स्पाइक और एरिक वहां पहुंचे। ईसा ने स्पाइक से नाल काटने को कहा और फिर पानी से बच्चे को साफ किया, लेकिन जैसे ही वो महिला जोर से दहाड़ी और आगे बढ़ी, एरिक ने उसे गोली मार दी। इसके बाद एरिक बच्चे को भी मारना चाहता था, लेकिन ईसा और स्पाइक ने उसे रोक दिया और कहा कि बच्चा पूरी तरह से इंसान है। उसी समय ट्रेन की छत से एक इन्फेक्टेड का हाथ नीचे आया और एरिक को ऊपर खींच लिया। थोड़ी देर बाद वही इन्फेक्टेड ट्रेन के अंदर कूदा। यह कोई आम इन्फेक्टेड नहीं था, बल्कि एक अल्फा था। जैसे ही उसने मरी हुई इन्फेक्टेड महिला को देखा तो वो गुस्से से उनका पीछा करने लगा। स्पाइक ने उसे रोकने के लिए लगातार तीर चलाए। तीर से अल्फा को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी ज़रूर हुई। जैसे ही स्पाइक, ईसा और बच्चा ट्रेन से बाहर निकले, अल्फा भी उनके पीछे कूद पड़ा। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर केल्सन वहां पहुंच गया और उसने अल्फा को बेहोश कर दिया। फिर डॉक्टर केल्सन ने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह पिछले 3 सालों से यहीं रह रहा है। उसने यह भी बताया कि वह अपने पूरे शरीर पर आयोडीन लगाता है क्योंकि इसे वायरस का असर नहीं होता। तभी बात करते हुए उसने एरिक का सिर भी अपने साथ रख लिया। जब स्पाइक ने उसे अपनी माँ को बचाने की बात कही तो केल्सन उन्हें अपने बोन टेम्पल पर ले गया। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ उसने मरे हुए लोगों और इन्फेक्टेड की हड्डियाँ इकट्ठा कर एक मंदिर जैसा बना दिया था। उसने एरिक का सिर आग में डाल दिया और जब सारा मांस जल गया तो खोपड़ी को साफ करके स्पाइक को टावर में जोड़ने के लिए कहा। इसके बाद केल्सन ने उस बच्चे के बारे में पूरी बात सुनी और बताया कि प्लेसेंटा ने उसे वायरस से बचा लिया। फिर उसने ईसा की कुछ जांच की और यह सच सामने आया कि ईसा को कैंसर है और वह आखिरी स्टेज पर है। यह सुनकर स्पाइक के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईसा ने उसे शांत किया और बताया कि उसे पहले से शक था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। ईसा ने केल्सन को इशारे में समझा दिया कि वो तैयार है, अब और दर्द नहीं सहना चाहती। केल्सन ने उसे मोमेंटो मोरी और मोमेंटो मोरिस के बारे में समझाया। मतलब यह है कि इंसान को यह याद रखना चाहिए कि एक न एक दिन मरना है। लेकिन प्यार के साथ ईसा ने बच्चे को स्पाइक को दिया और फिर डॉक्टर केल्सन के साथ जंगल की तरफ चली गई, जहां डॉक्टर ने उसे शांति से मौत दी। स्पाइक बैठा रहा और अपनी माँ के साथ बिताए हुए खुशहाल पलों को याद करता रहा। थोड़ी देर बाद केल्सन वापस आया, ईसा की साफ की हुई खोपड़ी लेकर। स्पाइक ने बच्चे को डॉक्टर के हवाले किया और फिर हड्डियों के टावर पर चढ़कर ईसा की खोपड़ी को सबसे ऊपर रख दिया। और तभी अचानक एक अल्फा दौड़ता हुआ मैदान में आ गया। केल्सन ने बच्चे को बचाने के लिए एक छुपे हुए गड्ढे में धकेल दिया, जिसे उसने खास तौर पर बनाया था। अल्फा ने उन्हें ढूंढ लिया और ढक्कन को हटाने की कोशिश की, लेकिन हिला नहीं पाया और चला गया। सभी को लगा कि वे अब सुरक्षित हैं।
लेकिन तभी अल्फा वापस आया, लकड़ी तोड़कर अंदर घुसा और केल्सन को पकड़ लिया। फिर वो उसका गला दबाने लगा। यह देख स्पाइक ने तुरंत डॉक्टर की एक नींद की दवा वाली सुई उठाई और अल्फा के हाथों में चुभो दी, जिससे अल्फा वहीं गिर पड़ा। इसके बाद स्पाइक एक टोकरी में बच्चे को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसने बच्चे का नाम ईसा रख दिया और उसे एक चिट्ठी के साथ शहर के गेट के बाहर छोड़ दिया ताकि जिमी उसे ढूंढ सके। चिट्ठी जिमी के पास पहुंची। उसने पढ़ा कि स्पाइक अब कहीं दूर चला गया है और नहीं चाहता कि कोई उसे ढूंढे। चिट्ठी में यह भी लिखा था कि डॉक्टर कैल्सन पागल नहीं है और बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। जिमी बहुत परेशान हो गया और अपने बेटे को ढूंढने के लिए शहर से बाहर निकल गया, लेकिन पानी का बहाव तेज था और वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। 28 दिन बाद स्पाइक ज़मीन पर घूम रहा था और जानवरों का शिकार करके जिंदा था। तभी एक इन्फेक्टेड उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन स्पाइक ने बिना घबराए एक ही तीर से उसे मार गिराया। थोड़ी देर बाद और इन्फेक्टेड आने लगे तो स्पाइक को भागना पड़ा। तभी आगे रास्ता एक बड़ी चट्टान से बंद था, लेकिन वहाँ बस एक ही इन्फेक्टेड पहुंचा जिसे स्पाइक ने फिर से मार गिराया। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ निकाली। स्पाइक ने पलटकर देखा। यह तो बड़ा हो चुका जिमी था, जिसने अब भी अपने पापा का क्रॉस पहना हुआ था। जिमी ने स्पाइक की ताकत को देखकर कहा, तू कमाल का लड़का है। इसके बाद उसने अपनी टीम से मिलवाया। तभी कुछ और इन्फेक्टेड आ गए और पूरी टीम एक साथ दीवार से नीचे कूद पड़ी। साथ मिलकर उन्होंने सभी इन्फेक्टेड को मिनटों में मार गिराया। लड़ते हुए वे सब हंस रहे थे, जैसे यह खून खराबा उनके लिए एक खेल हो। अंत में जिमी ने जोश में कहा, हमें दोस्त बन जाना चाहिए, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमसे जुड़े रहें और नई नई कहानियाँ सुनते रहें। धन्यवाद।